नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सौतेली माँ। अनंतपुर नाम के एक छोटे से गांव में नंदू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके दो बच्चे थे, चिंकी और अप्पू। दोनों बहुत ज्यादा समझदार नहीं थे। नंदू अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता था। मंजू चिंकी और अप्पू की सौतेली माँ थी। मंजू चिंकी और अप्पू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह हमेशा उन दोनों को किसी न किसी कारण परेशान ही किया करती थी। एक दिन सौतेली माँ मंजू लड्डू बना रही थी। मंजू, हा हा हा, क्या खुशबू है, इसे खाकर तो नट्टू बहुत खुश हो जाएगा। तभी मंजू के पास चिंकी आती है। चिंकी, मंजू माँ, दो एक लड्डू दो ना, बहुत तेज भूख लगी है। मंजू, यह लड्डू मैंने तेरे लिए नहीं बनाए हैं समझी, बल्कि अपने नट्टू के लिए बनाए हैं। वो अभी आता ही होगा। चिंकी, मैं जानती हूँ भैया के लिए बनाए हैं, लेकिन बस एक लड्डू दे दो, मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद हैं। मंजू, हाँ हाँ, जो मेरे नट्टू को पसंद होता है वही तुम दोनों भाई बहनों को भी पसंद है। अब जा यहाँ से, बड़ी आई लड्डू खाने वाली। मंजू की ऐसी बातें सुनकर चिंकी उदास हो जाती है। तभी वहां नट्टू आता है। वह बड़ी कड़क आवाज में बोलता है, माँ, ओ माँ, मुझे जल्दी कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। तभी मंजू उसके लिए लड्डू लेकर आती है। नट्टू लड्डू खाने लगता है। मंजू, कैसे लगे तुझे बेसन के लड्डू, ठीक तो बने हैं ना? नट्टू, माँ, और लड्डू लेकर आओ, और भूख लगी है। मंजू, हाँ हाँ, अभी लाती हूँ, तेरे लिए ही तो बनाए हैं। देखते ही देखते नट्टू बहुत सारे लड्डू खा लेता है। चिंकी वहां खड़े होकर उदासी भरी नजरों से देख रही थी। थोड़ी देर बाद ज्यादा लड्डू खाने की वजह से नट्टू के पेट में बहुत तेज दर्द होता है। नट्टू, उई माँ, मैं तो मर गया, पेट बहुत तेज दर्द कर रहा है। मंजू, क्या हुआ मेरे लाल? नट्टू, पता नहीं, बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है। मंजू, ये जरूर उस मनहूस चिंकी की वजह से हुआ होगा। देखा नहीं, जब तू लड्डू खा रहा था कैसे घूर घूर कर देख रही थी। मंजू और जोर जोर से चिल्लाने लगी। मंजू, चिंकी, ओ चिंकी, कहाँ मर गई? चिंकी आती है और पूछती है, माँ, आपने मुझे बुलाया क्या? मंजू, अरे देख, तेरी वजह से मेरे लाल के पेट में दर्द हो रहा है। इतने में अप्पू आ जाता है। क्या हुआ मंजू माँ, क्यों डांट रही हो चिंकी को, क्या किया है इसने? मंजू, आ गया चिंकी का चमचा, जब देखो तब बहन की तरफदारी करने आ जाता है। बड़ी जल्दी खाना देकर आ गया तू। खाना बाबा को ही देकर आया है या रास्ते में बैठकर खुद ही खा आया है? अप्पू, नहीं नहीं माँ, मैं बाबा को खाना देकर ही आया हूँ। रास्ते में राजू काका मिल गए थे तो उनके साथ उनकी बैलगाड़ी में बैठ गया था, इसलिए जल्दी आ गया। मंजू, ठीक है, लेकिन तेरी इस बहन को समझा कि मेरे नट्टू पर बुरी नजर ना डाले। हे भगवान, ना जाने कौन सा दिन होगा जब तुम दोनों से जान छूटेगी। मेरे लाल, चल तुझे वैद्य जी के पास लेकर चलूं। पता नहीं इन दोनों भाई बहनों की वजह से और क्या क्या देखना पड़ेगा। इसके बाद मंजू नट्टू के साथ वहां से चली जाती है। चिंकी, भैया, मंजू माँ बहुत बुरी है ना, वो केवल नट्टू भैया से ही प्यार करती हैं, हम दोनों से बिल्कुल भी नहीं करती। अगर हमारी माँ होती तो वह भी हमें ऐसे ही प्यार करती। मैं मंजू माँ की शिकायत बाबा से करूंगी। अप्पू, नहीं चिंकी, ऐसा नहीं कहते, अब से मंजू माँ ही हमारी माँ है। उन्हें थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है ना, बस इसलिए ऐसा बोलती हैं। तुम बाबा से कुछ मत कहना, वरना वो दुखी हो जाएंगे। चिंकी, ठीक है भैया, अगर आप कहते हैं तो नहीं कहूंगी। अगली सुबह नंदू अपने घर आता है।
उसके सिर पर चोट लगी होती है। तभी चिंकी अपने कमरे में से आती है। चिंकी, ये क्या हुआ बाबा? आपके सिर से खून कैसे बह रहा है? अरे, आपको तो सिर पर चोट लगी है। माँ, ओ मंजू माँ, जरा जल्दी आइए। मंजू, अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? कौन सी आफत आ गई? तभी वो नंदू को देखती है। हाय, ये क्या कर लिया? इतना खून निकल रहा है। नंदू खेत से लौटकर घर ही आ रहा था। गांव के नुक्कड़ पर कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। अचानक गिल्ली आकर मेरे सर में लग गई। इससे पहले मैं उन्हें देख पाता वह वहां से भाग गए। मंजू, हे भगवान, ऐसे बदमाश और बिगड़ैल बच्चों की वजह से चोट लग गई। आपको थोड़ा संभल कर चलना था। नट्टू, अरे बाबा, क्या आप देखकर भी नहीं चल सकते? लग गई ना गिल्ली सर पर। नंदू, अच्छा, तो यह सब तेरा किया धरा है नालायक? तूने ही गिल्ली मारी है मुझे। नट्टू, अरे बाबा, मैंने तो गिल्ली आराम से ही उछाली थी। आप पता नहीं कहां से बीच में आ गए। अब इसमें मेरी गलती थोड़े ना हुई। नंदू, देखो देखो नालायक को, कैसे जुबान चला रहा है। मंजू, अरे हो गई गलती, आप तो मेरे लाल के पीछे ही पड़ गए। तभी चिंकी अंदर से दवा लेकर आती है। बाबा लाइए, मैं आपकी चोट पर दवा लगा देती हूँ, इससे आपकी चोट जल्दी भर जाएगी। नंदू, हाँ मेरी बच्ची, ले लगा दे। थोड़ी देर बाद नट्टू माँ से बोला, माँ, ओ माँ, मेरा आज पकौड़े खाने का मन है, जरा बना देना और जरा जल्दी बनाना, भूख लगी है। मंजू, हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे बच्चे, अभी बनाकर लाती हूँ। मेरे लाल की कुछ खाने की इच्छा हो और मैं ना बनाऊं, ऐसा थोड़े ही हो सकता है। तो रुक, अभी बनाकर लाती हूँ। मंजू पकौड़े बनाने लगती है। वह पकौड़े बना ही रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन चंदा आती है। उसके हाथ में एक खाली कटोरी होती है। चंदा, भाभी, ओ मंजू भाभी, अरे कहाँ हो? मंजू, हाँ बोलिए चंदा भाभी, कैसे आना हुआ? चंदा, अरे मंजू भाभी, मेरे पति आज काम पर गए हैं, थोड़ी देर में आते ही होंगे। घर में चीनी खत्म हो गई है, आते ही उन्हें चाय पीने की आदत है, तो सोचा तब तक मैं आपके घर से ही ले चलती हूँ। यह क्या, यहाँ तो पकौड़े भी बन रहे हैं, चलो चीनी के साथ साथ पकौड़े भी खाती चलो, है ना मंजू भाभी? मंजू, क्यों नहीं भाभी, लेकिन अभी तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। चंदा, चलो कोई नहीं, तुम मुझे बस चीनी दे दो। यह सब बातें चिंकी और अप्पू सुन रहे थे। उसके बाद चिंकी और अप्पू उन दोनों के सामने से गुजरते हैं। चंदा, अरे बच्चों, देखो तो आज तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, पकौड़े। आ जाओ, पकौड़े खाकर देखो, कितने स्वादिष्ट हैं। सही कहा ना मंजू भाभी? मंजू, अरे हाँ हाँ, बच्चों के लिए ही तो बना रही हूँ, खा लो बच्चों। चिंकी और अप्पू दोनों को एक नजर देखते रहते हैं। चंदा, अरे क्या देख रहे हो, आ जाओ। उसके बाद दोनों पकौड़े खाने लगते हैं। मंजू दोनों को बड़ी हैरानी से देखती है। मंजू मन में, अरे अरे बस करो नालायकों, सारे पकौड़े खा जाओगे क्या? मेरे नट्टू के लिए तो छोड़ दो, लगता है ये दोनों तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। चंदा, अच्छा मंजू भाभी, बिट्टू के पापा आ गए होंगे, अब मैं चलती हूँ, वे घर पर मेरी राह देख रहे होंगे। मंजू, हाँ हाँ ठीक है भाभी। चिंकी और अप्पू बहुत भूखे थे और अपनी तेज भूख के कारण दोनों सारे पकौड़े खा जाते हैं। मंजू, बहुत चालाक बनते हो ना तुम दोनों। उस चंदा के सामने तो मैं तुम दोनों से कुछ कह नहीं सकती थी, वरना
वह यह समझती कि सौतेली माँ दोनों बच्चों को परेशान करती है, लेकिन सजा तो जरूर मिलेगी। आज से 3 दिन तक तुम दोनों को खाना नहीं दूंगी, तभी तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। हाँ। अगली सुबह नंदू ने मंजू से कहा, मैं किसी काम से शहर जा रहा हूं, तुम चिंकी और अप्पू का ख्याल रखना। मंजू, अरे चुप करो, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे पीठ पीछे मैं उन दोनों को तंग करती हूँ? सौतेली हूं ना, इसलिए मुझे ताना दिया जाता है। नंदू, अरे भाग्यवान, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तुम बिना बात का पहाड़ बना देती हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद नंदू वहां से चला जाता है। उसी शाम चिंकी मंजू के पास आती है और कहती है, मंजू माँ, मुझे और अप्पू भैया को बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मंजू, नहीं, तुम दोनों को बिल्कुल खाना नहीं मिलेगा। एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। अब जा यहाँ से, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद मंजू अपने कमरे में खर्राटे मारकर सो जाती है। चिंकी और अप्पू चुपके से उसके पास आते हैं और उसे सोता देखकर दोनों रसोई में जाते हैं। अप्पू, अरे चिंकी देख, इस बर्तन में तो खीर रखी है, आजा, दोनों यही खाते हैं। चिंकी, लेकिन भैया, मंजू माँ को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगी। अप्पू, तू घबरा मत, अभी खीर खा, माँ से कैसे बचना है मुझे पता है प्यारी बहना। अप्पू, आज तो सच में खीर खाकर मजा आ ही गया। चिंकी, लेकिन भैया, खीर तो बहुत कम बची है, मंजू माँ को पता चलेगा तो वह हमें बहुत डांटेगी। अप्पू, चिंकी, अब तू अपने भाई का कमाल देख। अप्पू खीर में 4 गिलास पानी और साथ में थोड़ा नमक डाल देता है। अप्पू, अब चल यहाँ से चिंकी, मंजू माँ ने देख लिया तो आफत आ जाएगी। अगली सुबह नट्टू बोला, माँ, ओ माँ, बहुत तेज भूख लगी है, रात वाली खीर ला कर दो। नट्टू खीर खाते ही, छी, थू, ये कैसी बेकार खीर खिला दी मुझे। माँ, किसने कहा था आपको खीर गर्म करने को? अब मुझे उल्टी आ रही है। मंजू, अरे क्या हुआ, मैंने तो इतनी स्वादिष्ट खीर बनाई थी। इसके बाद मंजू खुद खीर खाकर देखती है, लेकिन निवाले को मुंह में ले जाते ही तुरंत थूक देती है। अरे, इतनी कड़वी और स्वादहीन खीर कैसे हो गई? इसे खाकर तो मुझे भी उल्टी आ जाएगी। यह देखकर दरवाजे के बाहर से चिंकी और अप्पू हंसने लगे। तभी चंदा, मंजू की पड़ोसन, वापस मंजू के घर आती है। भाभी, ओ मंजू भाभी, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ। तुम अक्सर कहती हो ना तुम्हें बहुत अच्छा नृत्य आता है, तो हमारे गांव में नृत्य प्रतियोगिता होने वाली है। इनाम में मोटी राशि मिलेगी। मैंने उसमें तुम्हारा नाम लिखवाया है। गांव की सभी औरतें उसमें हिस्सा ले रही हैं। मंजू मन में कहती है, अरे इस पागल औरत ने यह क्या कर दिया, मुझे तो नृत्य आता ही नहीं। इसलिए तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। क्या करूंगी अब मैं? अगर मना करूंगी तो पूरा गांव मुझ पर हंसेगा, सब झूठा कहेंगे। मंजू, हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, मुझे तो नृत्य में महारत हासिल है, कोई भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगी, बस तुम देखना। चंदा, हाँ हाँ, क्यों नहीं भला। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद चंदा वहां से चली जाती है। मंजू खुद से कहती है, चंदा से तो मैंने बोल दिया कि मुझे बहुत अच्छा नृत्य आता है, लेकिन वास्तव में तो मैं नृत्य करना जानती ही नहीं हूँ। चलो खैर, अब जो भी हो, समय निकालकर थोड़ा अभ्यास ही कर लेती हूँ, आखिर मैं किसी से कम थोड़े ही ना हूँ। इसके बाद मंजू ऊल जुलूल नृत्य करने लगती है। देखते ही देखते अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। मंजू नट्टू को आवाज लगाती है,
नट्टू बेटा देख तो मेरे पाँव में चोट आई है, मुझे सहारा देकर बिस्तर तक तो छोड़ दे। नट्टू अरे दे तो रहा हूँ, इतना चिल्ला क्यों रही हो, छोटी सी तो बात है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना है। नट्टू खेलने निकल जाता है। तभी चिंकी और अप्पू वहां आते हैं और मंजू को चारपाई पर बिठाते हैं और उसके पैर में दवा लगाते हैं। चिंकी अब कैसा लग रहा है मंजू माँ, क्या अभी भी आपको दर्द हो रहा है? अप्पू हाँ माँ बताओ ना, हमें क्या आपको दर्द हो रहा है? मैं अभी वैद्य जी को बुला लाता हूँ। यह देखकर मंजू का दिल पसीजने लगता है। मुसीबत आई तो मेरा खुद का बच्चा मुझे इस हालत में छोड़कर चला गया। हे भगवान मुझे माफ कर देना, मेरे बच्चों मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा सौतेली माँ जैसा ही बर्ताव किया, कभी तुम्हें माँ का प्यार नहीं दिया, लेकिन तुम सच में बहुत अच्छे हो। मेरे बच्चों मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी माफी के काबिल नहीं हूँ, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। अप्पू आप माफी मत मांगिए, हमने आपको पूरे दिल से अपनी माँ माना है। हम यह जरूर जानते थे कि एक दिन आप जरूर हमें अपना लेंगी। चिंकी हाँ माँ, हमने कभी आपको सौतेली माँ नहीं माना, अब आप ही हमारी माँ हैं। दोनों नन्हे बच्चों के मुंह से इतने प्यार भरे शब्द सुनकर मंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह दोनों को गले लगा लेती है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।